हाँ देखो, ज्ञान और पाठ्यक्रम की पुस्तक में से हम ज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। ज्ञान में से हमने अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, विशेषता, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें से ज्ञान की प्रकृति हम पढ़ रहे थे, कुछ पॉइंट्स हमने इसमें से पढ़ लिए हैं और जो आगे और रह रहे हैं वो और पढ़ा रही हूँ। हाँ देखें, ज्ञान की प्रकृति और विशेषता भी इन्हें कहेंगे, जैसा कल भी बताया था, है ना। विशेषताएं, प्रकृति एवं विशेषताएं। इसमें से जैसे हमने कुछ 10 के करीब टॉपिक पढ़ लिए थे, 11वां टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमने कल बात की थी कि ज्ञान जैसे तथ्यों का विश्लेषण है। उससे आगे पढ़ेंगे हम ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। संश्लेषण है। हाँ देखो, जैसे कल हमने पढ़ा था ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है और आज इस पॉइंट में है ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। जैसे कल मैंने विश्लेषण का भी अर्थ समझाया था। जैसे विश्लेषण से अर्थ क्या है, किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में करके उसका अध्ययन करना। छोटे छोटे भागों में यदि हम विषय वस्तु को बांट देते हैं छोटे टुकड़ों में, तो उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है, उस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। लेकिन उन टुकड़ों को, छोटे टुकड़ों को समझकर पढ़ने के बाद एक समग्र रूप में, विस्तृत रूप में भी समझना आवश्यक होता है। उस सामग्री को इकट्ठा करना भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से जो चीज़ें हमने छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ी है, उन सभी को फिर एक साथ इकट्ठा करना या समग्र रूप में पढ़ना या समग्र रूप में एकत्रित करना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। तो जिस तरह से बात करें कि हम ज्ञान की ही, ज्ञान में हमने अभी तक कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। छोटे छोटे भागों में हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान के कई पार्ट्स पढ़ रहे हैं, छोटे भागों में विश्लेषित करते चल रहे हैं। इसे हमने पहले अर्थ पढ़ा है, फिर उसकी अवधारणा पढ़ी है, फिर और हमने उसकी प्रकृति पढ़ी है। प्रकृति में भी फिर कई सारी विशेषताएं हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। इन विशेषताओं को भी हम विश्लेषित करके पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे भागों में अलग अलग पॉइंट्स लेकर हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? विश्लेषण है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, जिसमें कहानी का उदाहरण देकर भी मैंने समझाया था कि किस तरह से हम कोई कहानी यदि हम बच्चों को सुनाते हैं या किसी को सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो एक समग्र रूप से पहले कहानी को भी हम किस तरह से बताते हैं, कल मैंने बता ही दिया था कि जैसे प्रस्तावना बताएंगे, फिर उसके कथानक की मुख्य भूमिका, विषय वस्तु क्या है, किस तरह से पात्र उसमें आगे बढ़ते हैं, ये सारी प्रक्रिया बताते हुए फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये सब क्या हो गया? विश्लेषण हो गया। फिर उसका समग्र रूप में सार समझाना, विश्लेषित वस्तु को फिर संश्लेषित करना, एकत्रित करना। तो इस तरह से वस्तु को, विषय वस्तु को जो हमने विश्लेषित करके अलग अलग छोटे छोटे भागों में समझाई है या पढ़ाई है या हमने किस तरह से उसकी व्याख्या की है, उसे फिर एक साथ एकत्रित करना क्या है? संश्लेषण है। जिस तरह से ज्ञान को भी मैं बता रही हूँ कि ज्ञान को हमने विविध छोटे छोटे भागों में समझा है, लेकिन इसको समग्र रूप में स्पष्ट करना, इसकी व्याख्या करना, संपूर्ण ज्ञान की, वो क्या होगा? संश्लेषण होगा। तो क्योंकि सभी प्रक्रिया, जैसे मानो कोई और एक उदाहरण देकर मैं बताऊं कि मानो कोई संगीतकार है, तो वह संगीत का किसी, जैसे मानो तबले को बजाना जानता है या और कोई वाद्य यंत्र को बजाना जानता है, तो केवल एक वाद्य यंत्र को जानने से ही क्या उसके जो संगीत का ज्ञान है वो पूरा हो जाता है? नहीं हो सकता। केवल वो विश्लेषित ही ज्ञान रहेगा। संश्लेषित रूप में जब तक वह संगीत की जो संपूर्ण लय और तान है, किस तरह से जो संगीत है उसको की लय और तान क्या है, उस आधार पर, जैसे तबला है, हारमोनियम है, और भी कई वाद्य यंत्र हो सकते हैं, या उसकी संगीत के साथ किस वाद्य यंत्र के साथ उसकी को, जैसे वो कौन सी चीज़ को बजाना जानता है, किसके साथ उसकी प्रक्रिया निश्चित हो पाती है। तो उन चीज़ों के साथ साथ सभी वाद्य यंत्रों की लय तान की जो संयुक्त प्रक्रिया है, इस संयुक्त प्रक्रिया को उस संगीतज्ञ को जानना आवश्यक होगा।
तो इस तरह से ये जो संयुक्त प्रक्रिया है, जैसे अलग अलग तबला बजाना जानना, हारमोनियम जानना और किसी तरह के वाद्य यंत्र को जानना, वो तो सब क्या हो गया, विश्लेषण हो गया, छोटा छोटा ज्ञान हो गया। लेकिन उन सभी का समग्र रूप में संयुक्त प्रक्रिया के रूप में लय और ताल की जो जानकारी है, वह जानकारी क्या हो जाएगी, संश्लेषण हो जाएगी। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो ज्ञान है हमारा, वो तथ्यों का संश्लेषण भी होता है। ज्ञान में तथ्यों का संश्लेषण भी समाहित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। जैसे अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक, व्यापक से अर्थ तो अब तक समझ ही गए होंगे, व्यापक होता है। और बता देती हूँ, अब तक कई पॉइंट पढ़े हैं हमने, उनमें भी इस शब्द का उपयोग किया है। जैसे कि ज्ञान का क्षेत्र जो है वो कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती। जितना ज्ञान लिया जाता है, सीखा जाता है, उतना और उससे अधिक और भी सीखा जा सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमित नहीं है उसमें। हम कहाँ तक कितना सीखना चाहते हैं, जितनी हमारी जिज्ञासा है, हम ज्ञान उतना प्राप्त करते चले जाते हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र को व्यापक बताया। व्यापक से अर्थात विस्तृत होता है। जो ज्ञान का क्षेत्र है वो विस्तृत है। तो इस तरह से, जैसे मानो हम और उदाहरण देकर समझें तो, ज्ञान मानो मनुष्य जो है, मनुष्य के ज्ञान में भी लगातार वृद्धि हुई है। अगर हम प्रारंभिक समय की बात करें, जैसे जब मनुष्य आदि मानव रहा होगा, आदि मानव से लेकर जो आज वर्तमान का मानव है, तो उसके ज्ञान में तो अपने आप ही जो है, जो ज्ञान का स्तर है उसमें अपने आप समझ में आता है, पता लगता है कि जो ज्ञान का स्वरूप है वो किस तरह से यहाँ जो आदि मानव का ज्ञान का स्तर रहा होगा, जो ये ज्ञान का स्तर है वो निम्न स्तर रहा होगा। अब जो स्तर है वो बढ़ गया है, कुछ उच्च स्तर हो गया है, क्योंकि उस समय आदि मानव के समय ज्ञान की सीमा थी वो जो कम थी। किस तरह से उसने धीरे धीरे कई चीज़ों को, प्रकृति से संबंधित भी कई तरह के ज्ञान प्राप्त किए और उसकी जिज्ञासा बढ़ती रही धीरे धीरे, और खोजबीन वह करता रहा, करते करते जैसे आज तक वह पहुंचा है। और कई तरह के आविष्कार जो आप देख रहे हैं और पढ़ा भी है, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से आदि मानव तो किस तरह से जंगलों में रहा करते थे, कैसे अपने खाने की पूर्ति करते थे, वृक्षों से, फलों से किस तरह से पूर्तियाँ किया करते थे। आग का आविष्कार भी नहीं था, धीरे धीरे आग का किस तरह से उन्होंने आग के बारे में जाना और खाने को पकाकर खाना सीखा। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो एक तरह से हम कहें कि ज्ञान का जो स्तर है वो किस तरह से व्यापकता की ओर बढ़ता है और किस तरह से और उच्च स्तर तक होता जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत है, व्यापक है, वह सीमित मात्रा में नहीं है। जैसे मानो कहें, अगर हम पशुओं से तुलना करें, वो भी प्राणी ही है, मनुष्य क्या है, वह भी प्राणी है, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठतम अच्छा क्यों कहा गया है, कारण क्या है, अंतर क्या है, दोनों में ज्ञान का अंतर है। और उस ज्ञान के उच्च स्तर के कारण ही मनुष्य को श्रेष्ठतम कहा जाता है। जो पशुओं, ये नहीं कह सकते हम, जैसा मैंने पिछले टॉपिक्स में भी थोड़ा समझाया है इस बारे में, कि पशुओं में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान उनमें भी होता है, लेकिन उनके ज्ञान का स्तर है वो थोड़ा कम, बहुत कम जैसे होता है, कह सकते हैं कि जैसे उनका जो ज्ञान है निम्न स्तर का होता है, लेकिन मनुष्य का ज्ञान उच्च स्तर का होता है। और इसी अंतर के कारण हम मनुष्य को अलग और प्राणियों से श्रेष्ठतम भी कहते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि जैसे जो ज्ञान का क्षेत्र है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है। इसके बाद आगे और अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि ज्ञान में चिंतन का समावेश भी होता है। जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो चिंतन से भी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है 13 नंबर का पॉइंट है, ज्ञान में चिंतन का
समावेश होता है। देखिए, जो ज्ञान की प्रक्रिया है, अब कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया में किस प्रकार से हमें चिंतन और मनन करना होता है, तो उस चिंतन और मनन की प्रक्रिया से ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए इस विशेषता को, चिंतन की प्रक्रिया को भी ज्ञान में समाहित किया है कि किस प्रकार ज्ञान में जो चिंतन है वह चिंतन की प्रक्रिया भी समाहित होती है। हम किसी भी क्षेत्र में अनुभव लेते हैं तो उस कोई विचार या अवधारणा बनाते हैं, कोई भी वस्तु या किसी पदार्थ को देखते हैं तो उसके बारे में किस तरह के विचार हमारे मन में जागृत होते हैं और किस तरह का हम उसे मानने की जैसे अवधारणा हमारे मन में विकसित होती है, तो वह सब क्या है, उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, चिंतन करना होता है, मनन करते हैं। हमारे मन में कई विचार आते हैं कि किस प्रकार से मानो कोई भी है जो किसी भी जीव का जो व्यवहार है वो किस निष्कर्ष तक हम उस व्यवहार को मानते हैं कि वह अच्छा है, बुरा है या किस स्तर तक का है, वह सब उस चीज़ का निर्धारण किस आधार पे होगा, हमारे ज्ञान की चिंतन की प्रक्रिया से। जो हम विचार विमर्श, जो हमारे मन में कितने सारे विचार आएंगे, किस तरह के उसे देखने के बाद हमारे मन में वो विचार किस प्रक्रिया को जन्म देंगे, किस तरह से, क्योंकि वो विचार मानो चिंतन करते हैं तो वो हो सकता है वो विचार कोई और एक नई खोज की तरफ भी बढ़ जाएं, कुछ और भी हमारे दिमाग में विकसित हो जाए कि इन विचारों से हम और किस तरह का हल खोज सकते हैं। जैसे जो सारे वैज्ञानिक रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की खोज उन्होंने की है, अनुसंधान किए हैं, तो ये खोज और अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया किस पर आधारित रही है, यह प्रक्रिया चिंतन पर ही आधारित रही है। जैसे मानो किसी ने रेडियो का आविष्कार किया है, किसी ने टीवी का किया है, और भी सारे कितने सारे आविष्कार हैं जिनके हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एडिशन है जिन्होंने विद्युत की भी खोज की है। अब उनको प्रारंभ में लगा कि जैसे एक चिड़िया को ही उड़ते हुए देखा उन्होंने। अब सवाल आते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं जो पूछते ही हैं, कोई भी जो चीज़ उन्हें पता नहीं होती वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। पेरेंट्स से जवाब नहीं मिल पाता, अपने अध्यापक टीचर से पता करते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है तो ये क्यों है। तो इस क्यों का जवाब प्राप्त करने के लिए हमारे मन में कई विचार आते हैं, और इन विचारों की प्रक्रिया में ही कौन सी प्रक्रिया समाहित होती है, चिंतन की प्रक्रिया समाहित होती है। और इस चिंतन के बाद ही जिस परिणाम या निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं तो यही किस पर आधारित हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार की खोज को वो निर्धारित करते हैं। जैसे कि विद्युत की खोज करने वाले जो एडिशन है, उन्होंने एक बार चिड़िया को उड़ते हुए देखा, और जब चिड़िया को उड़ते देखा तो उन्हें लगा कि चिड़िया कैसे आकाश में उड़ रही है, हम भी तो आकाश में नहीं उड़ पाते हैं। अब उनके मन में ये सवाल आया, विचार किया, चिंतन किया कुछ उन्होंने, तो अपनी माँ से पूछा। अब माँ ने भी सवाल, क्योंकि इस तरह का कोई जवाब उनके पास नहीं था, तो टालने के लिए कह दिया उन्होंने, बच्चे को समझाने के लिए, नहीं ये जैसे पक्षी वगैरह, कीड़े वगैरह खाते हैं कुछ ना कुछ पेड़ पौधों में से, तो उन्होंने इस तरह का ही जवाब दे दिया कि वो कीड़े खाती है इसलिए उड़ती है। अब मनुष्य कीड़े नहीं खाते तो वो नहीं उड़ते हैं। अब उन्होंने अपनी इस प्रक्रिया को, क्योंकि केवल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर बस हाँ ठीक है जवाब मिल गया, वो अपना आगे कुछ ना कुछ अपने किसी और कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन एडिसन ने ऐसा नहीं किया। उनके मन में वो विचार चलते रहे और उन्होंने सोचा कि जैसे कीड़े खाने से यदि चिड़िया उड़ सकती है तो क्यों ना मनुष्य को भी कीड़े खिला दिए जाएं, या कीड़े मनुष्य खाए तो वह भी आकाश में उड़ सकता है। तो उसने इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा। उसने स्वयं कीड़े न खाकर अपने घर की नौकरानी के बच्चे को कीड़े घोल कर पिला दिए। वो देखना चाह रहा था कि वो उड़ता है कि नहीं उड़ता है। इस तरह से कई सारी चिंतन की प्रक्रियाएं, कई तरह के प्रयोग होते हैं जो सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, लेकिन वो चिंतन की प्रक्रिया और वो विचारों को एक तरह से और आगे बढ़ाते रहना, उन्हें प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में करते रहना, किसी ना किसी प्रकार की कोई भी खोज या अन्वेषण को वो जन्म देते हैं। जैसे आगे चलकर उन एडिसन ने विद्युत की खोज की थी, किस प्रकार से और आगे बढ़ते रहे और आविष्कार वो करते रहे इस तरह से। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जो हमने अपनी विशेषता लिखी है कि ज्ञान में चिंतन का समावेश होता है। ज्ञान की प्रक्रिया है वह चिंतन पर आधारित होती है। ठीक इसी तरह से आगे हम और बात करें आगे की विशेषता में, कि जैसे ज्ञान है उसमें जिज्ञासा का भी समावेश
होता है, क्योंकि जिज्ञासा के बिना भी और अधिक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती है। तो अगली विशेषता में हम लिखेंगे ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश होता है। और जैसे जो बात हमने चिंतन के लिए पढ़ी, लगभग वही ठीक वही बात है, क्योंकि चिंतन भी किस तरह से होता है, किसी न किसी चीज़ को जानने की और इच्छा होती है, तो उसी तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो फिर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मानो कि जैसे किसी जिज्ञासा से अर्थ क्या है, और जानने की इच्छा, किस प्रकार से हम और जानना चाहते हैं। तो इस तरह से जितनी जानने की इच्छा हमारी बलवती होती जाएगी, उतना ही हम किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे, क्योंकि हम उसे जानना चाहते हैं तो उसे करने के लिए तत्पर रहेंगे, और जब किसी न किसी कार्य को करते जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार की उस क्षेत्र में हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती रहेगी। तो ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें जिज्ञासा का भी समावेश होता है, और एक तरह से इसी में जैसे अभी हमने बात की थी कि कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी घटना है, उन सबको देखने के बाद किस तरह से हमारे मन में उनके प्रति किसी न किसी प्रकार के विचार आते हैं, और उन विचारों के माध्यम से हम कितना उन विचारों के प्रति सजग होकर और कार्य करते हैं, तो किसी न किसी परिणाम या निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। अब वही सारी जो चिंतन में जो हमने अभी उदाहरण समझे थे, उसी तरह के उदाहरण इस पॉइंट्स में भी बताए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक खोज है, अनुसंधान है, तो सारे वैज्ञानिक खोज अनुसंधान किस पर आधारित होते हैं? जिज्ञासा पर आधारित होते हैं, क्योंकि वो कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के परिणाम को जानने के लिए और उसमें और क्या अच्छा हो सकता है और वो क्या कर सकते हैं, यह उनकी जानने की जो जिज्ञासा है वो बलवती होती है, और वो जानना चाहते हैं, और इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर विभिन्न प्रकार के कार्य वो करके देखते हैं, प्रैक्टिकली रूप में भी करते हैं, और परिणाम क्या होता है? कई तरह की वैज्ञानिक अनुसंधान उनके द्वारा किए जाते हैं, और कई तरह की खोज आविष्कार भी हो पाते हैं, जो किसके आधार पे होते हैं? ज्ञान में जिज्ञासा के आधार पर ही होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश भी होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र, जैसे मैंने इससे पहले वाले पॉइंट्स में बताया था, ज्ञान जो है उसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। अब आगे और इसकी विशेषताओं में हम बात करें, जैसे जो ज्ञान की प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर से अर्थ क्या है? जो नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे देखो, हम ज्ञान को भी सीखने से, शिक्षा से जोड़कर ही बताते हैं। ज्ञान का अर्थ भी हमने क्या लिया था कि एक अनुभव होता है, वही ज्ञान होता है जो हम सीखते हैं, जो हमारी समझ होती है, जो हम बोध करते हैं। ये सारी बातें, जो अनुभव है, ये सब चीज़ें क्या है, या कुछ प्रकाशित होता है, वह सब क्या है? ज्ञान है। तो क्या हमें जीवन में अनुभव मिलना बंद हो जाते हैं, या किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं से या घटनाओं को देखकर हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती? ऐसा नहीं होता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई नया अनुभव होता है, कोई नई घटना हमारे साथ कुछ घटित होती है, तो वह भी किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा हमें देती है। प्रेरणा नहीं देती है तो किसी न किसी प्रकार की सीख हमें देती है। कोई ना कोई प्रकार की सीख हमें, किसी न किसी प्रकार की सीख हमें मिलती रहती है। तो इस तरह से जैसे कि हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा भी कैसी प्रक्रिया है?
आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। केवल विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा लेने के बाद हम ये सोचें कि हमारी शिक्षा एजुकेशन पूरी हो गई है। हाँ, औपचारिक एजुकेशन पूरी हो गई है, लेकिन अनुभव से जो मिलने वाली शिक्षा है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक लगभग उसी प्रक्रिया की भांति है कि जैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ज्ञान भी इसी प्रकार आजीवन चलता रहता है। किसी न किसी प्रकार से जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए हम इस पॉइंट को ऐसे भी बता सकते हैं कि ज्ञान में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का भी समावेश होता है, या हम कहें कि ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब ज्ञान निरंतर चलता है, निरंतर सीखते रहते हैं, तभी एक तरह से सर्वांगीण विकास भी संभव हो पाता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसका। ज्ञान में जैसे कभी कभी असत्यता का भी समावेश हो जाता है, लेकिन उस असत्यता का क्या करना होता है? उन्मूलन करना होता है। उस विचार को किस तरह से ज्ञान के माध्यम से ही बदलना होता है। जैसे देखो, ज्ञान में असत्यता का भी समावेश हो जाता है। देखो, असत्यता से अर्थ है जो सत्य नहीं है। कई हमेशा ज्ञान सही ही साबित हो ये आवश्यक नहीं होता, क्योंकि सही और सत्य होने के लिए आवश्यक क्या है? सही और पूरी जानकारी होना। और या फिर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ज्ञान एक कैसी प्रक्रिया है, जैसे निरंतर चलने वाली है, ठीक इसी प्रकार से एक विशेषता और भी पढ़ाई थी कि ये परिवर्तनशील है, पढ़ाया था। तो जब ये परिवर्तनशील भी है ना, और पूरी यथार्थ जानकारी भी है, ज्ञान यथार्थ जानकारी भी है, तो हमेशा यथार्थ जानकारी हमें हो और उसमें कोई परिवर्तन न हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी ज्ञान में असत्यता का भी समावेश हो जाता है, जो फिर वो क्या कहलाता है? अज्ञान कहलाएगा। ऐसी असत्यता वाले ज्ञान को क्या कहेंगे? अज्ञान कहेंगे। और कई बार उसे अज्ञान भी न कहकर, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, एक समय के अनुसार, जैसे किसी समय में, जैसे कहें प्राचीन काल में चलने वाली जो शिक्षण विधियां थी, वो उस समय के लिए सर्वश्रेष्ठ विधियां हुआ करती थी, सर्वश्रेष्ठ विधियां होती थी। लेकिन मानो जैसे आज जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में वो सर्वश्रेष्ठ विधियां काम में नहीं ली जाती हैं तो जैसे बहुत कम काम में ली जाती हैं, या उनका प्रचलन हम कह सकते हैं जैसे बंद सा हो गया है, लगभग बंद सा हो गया है। इस तरह से भी हम बता सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? समय परिवर्तनशील है और उस समय के अनुसार ही समाज की, राष्ट्र की, परिवार की, बालक की, सबकी ही अपेक्षाओं में भी अंतर आता है और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती हैं। तो उन आवश्यकताओं के बदलने के साथ साथ ही ज्ञान में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति की विधियां भी बदलती हैं, ज्ञान भी बदलता है। तो एक समय में चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो कभी सत्य सिद्ध हुआ करती थी, सत्य रहती थी, लेकिन अब उन्हें असत्य माना जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया में, इस ज्ञान की प्रक्रिया में या ज्ञान की प्रकृति और विशेषता में हम इस बात को भी समझाते हैं कि ज्ञान में कभी कभी असत्यता का भी समावेश हो जाता है। तो उस असत्यता के समावेश होने के बाद ज्ञान की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाकर उस अज्ञानता को
उस असत्यता को दूर किया जाता है, उसका उन्मूलन किया जाता है। फिर उसके क्या और उपाय हैं, क्या श्रेष्ठ विधियां हैं जिनसे हम उन्हें सत्य सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया है कि प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ विधि हुआ करती थी, जो कल भी शायद मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में जो पढ़ाने का तरीका था गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, और उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अध्यापक प्रवचन विधि के माध्यम से, व्याख्यान विधि के माध्यम से बालकों को शिक्षा दिया करते थे, और वही विधि सर्वश्रेष्ठ भी हुआ करती थी। लेकिन यह विधि धीरे धीरे आज के समय में जब मनोविज्ञान का प्रयोग प्रारंभ हो गया है, सभी विधियां मनोवैज्ञानिक हो गई हैं। और जैसे प्राचीन काल में क्या था कि एक तरह से जो शिक्षा थी किस पर आधारित थी, शिक्षक पर आधारित थी, संपूर्ण कार्य शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। लेकिन आज समय में परिवर्तन हुआ है, ज्ञान में परिवर्तन हुआ है, और उस परिवर्तनशीलता के आधार पर ही वो सारी प्रक्रियाएं हैं, वो सभी चीज़ें कैसी सिद्ध हो रही हैं, असत्य सिद्ध हो रही हैं। आज बालक को प्रमुखता दी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो बालक की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए व्याख्यान विधि है, जो प्रवचन विधि है, वो आज सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं मानी जाती है। कहें तो धीरे धीरे जैसे उसका प्रचलन लगभग बंद सा हो गया है। बालक किस प्रकार भली भांति अच्छी तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से उन्हें सरल से सरल तरीके से और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है, इस विधि को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आज कई तरह की विधियों को शिक्षा में उनका समावेश किया है। जैसे कि प्रायोजना विधि है, कल भी मैंने और ये नाम बताए थे, एक बार फिर बता देती हूँ। जैसे समस्या समाधान विधि है, और इसके अलावा और भी विधियां हैं कई सारी, जैसे छोटे बालकों के स्तर के अनुसार जैसे खेल विधि है, और खेल विधि भी है, और जैसे किंडरगार्टन ने दे दी है, मॉन्टेसरी ने दी है, किस प्रकार जैसे उनको बालकों को एक पौधे के समान मानकर उन्होंने अध्यापक को माली की संज्ञा दी है कि किस प्रकार पौधे, जिस प्रकार माली सींचता है, उन्हें बड़ा करता है, देखभाल करता है, ठीक प्रकार से अध्यापक बालक जो कि पौधे के समान है, उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन देता है। तो उसी प्रकार से उनकी देखभाल करने का कार्य जैसे अध्यापक का होता है। इस तरह से कई सारी विधियां जो प्राचीन काल की व्याख्यान विधि को पीछे छोड़ते हुए आज इन विधियों का प्रयोग काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगा है, और इन विधियों के परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि बालक इन विधियों के माध्यम से स्वयं की गति से बहुत अच्छी तरह से अपने ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञान में जैसे असत्यता का समावेश हो जाता है तो उसका उन्मूलन किया जाता है। उन्मूलन कैसे किया है कि जैसे इस विधि का उन्मूलन करके नई जो सर्वश्रेष्ठ विधियां हैं उनको इसके माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार उनके माध्यम से अब बालकों को और शिक्षा दी जाती है। अब इतनी सारी जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, लगभग 16 विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं, तो इन सब विशेषताओं के साथ विशेषताएं पूरी हो गई हमारी। हमने पढ़ लिया है कि जैसे ज्ञान के माध्यम से किस तरह से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, और इस ज्ञान के माध्यम से ही हम जो मानव के गुण हैं उन बालकों में उन मानवीय गुणों का विकास कर सकते हैं। और कल पढ़ाएंगे, ठीक है।